स्कॉलर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, जो नए सब्सक्राइबर इसमें जुड़े हैं वो समझ लें ये प्रहार सीरीज चल रही है। और प्रहार सीरीज के अंतर्गत मैं राहुल सिंह आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस और करंट की जो है सीरीज उपलब्ध करवा रहा हूँ। इसके अंतर्गत आपको हिस्ट्री की सीरीज के 4 से 5 लेक्चर मिल चुके हैं। और ये पॉलिटी का आज का जो टॉपिक है हमारा उद्देशिका, इसको हम लोग करेंगे इस पूरे वीडियो में। लगभग हम लोग सारे एग्जाम को देखते हुए और सारा का कंप्लीट जो है सेशन करने वाले हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो है उद्देशिका। उद्देशिका उद्देशिका देखिए भैया, आपको कहानी पता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई, संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो पहली बैठक हुई, मैंने बताया। उसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को आपको जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया? स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। और उसके 2 दिन के बाद मतलब कि 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, किस उद्देश्य से यह संविधान बनाया जा रहा है। तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि किस उद्देश्य से संविधान बनाया जा रहा है। तो जो आप उद्देशिका पढ़ने जा रहे हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस उद्देशिका से लगभग सभी एग्जाम में प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो सभी एग्जामों को लगभग जो आने वाले हैं हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आपको ये जो संविधान सभा है, इससे पहले अगर आपने किसी ने नहीं देखी तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने संविधान सभा, संविधान का निर्माण पढ़ाया हुआ है पिछले वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संविधान का जो निर्माण किया जा रहा है उसमें उद्देश्य प्रस्ताव ये बताएगा कि किस उद्देश्य से ये संविधान बन रहा है। इसलिए उद्देश्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है। बिना उद्देश्य के किसी भी चीज़ का निर्माण नहीं हो सकता। तो आपको यही पढ़ना है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, हमारी उद्देशिका का मूल स्रोत वही है। तो आपको उद्देशिका में सबसे पहले पढ़ना है कि मूल रूप से जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उसमें था क्या। चूँकि इस बोर्ड पर पूरी उद्देशिका को लिखना संभव नहीं था, इसलिए आपको 3 खंड में हम उद्देशिका एक ही वीडियो में पढ़ाते हैं। उद्देशिका को 3 खंड में लिखकर आपको समझाते हैं। उसके बाद जो भी न्यायिक निर्णय हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, वो हम बताते हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। देखिए, तो उद्देशिका में 13 दिसंबर को जो प्रस्तुत किया गया, तो उद्देशिका है क्या? देखिए, उद्देशिका का जो पहला खंड है, ये उद्देशिका आप तीनों खंड को जोड़ोगे तो पूरी उद्देशिका बन जाएगी। तो उद्देशिका का जो खंड नंबर 1 है वो ये बताता है कि हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग, भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, तो तंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को ये पहला खंड यहीं पे रोक लेते हैं। अब आप समझिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सारे शब्द के नीचे मैंने अंडरलाइन इसलिए की क्योंकि सभी शब्दों के अर्थ आपको समझने हैं। ये जो पहला खंड है उद्देशिका का, उसमें इसकी शुरुआत हुई है हम भारत से लोग से। इसका मतलब ये है, जिस तरीके से यूएन का जब आप चार्टर देखते हो तो उसमें साफ साफ होता है वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट या यूनाइटेड नेशन, उसी तरीके से हमारी उद्देशिका हम भारत के लोग कहती है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो संविधान है
उसका मूल स्रोत जो है वो यहाँ की जनता है। हमारे संविधान को जो शक्ति है या फिर संविधान ने जो शक्ति दी है वो जनता को दी है। जनता ही प्रतिनिधियों को चुनती है, वही प्रतिनिधि आगे काम करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम भारत के लोग का मतलब यह है कि संविधान सभा जो है ये चाहती है कि जनता को जो है वो अधिकार मिले चुनने का। दूसरी बात है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है सवर्जिन। इसका मतलब ये है कि भारत अपनी आंतरिक और बाह्य इन दोनों नीतियों में पूर्णतः स्वतंत्र है। किसी भी देश का हस्तक्षेप उस पर नहीं हो सकता, प्रभाव उस पर नहीं हो सकता। भारत अपनी स्वेच्छा से किसी भी देश से मित्रता कर सकता है, उसका साथ दे सकता है, जैसा कि उसने रूस का दिया भी। समाजवादी, देखिए समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये दो शब्द हैं चूंकि अभी दूसरा खंड लिखे नहीं है। तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उद्देशिका में, उसमें प्रथम पैरा में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और 6वें पैरा में और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो पहले पैरा में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और 6वें पैरा में और अखंडता शब्द जोड़ा गया। इससे पूर्व उद्देशिका जो थी उसमें ये शब्द नहीं थे। एक बार उद्देशिका में संशोधन हुआ है मात्र, जो कि है 42वां। तो 42वां संविधान जो संशोधन है, जो 42वां संविधान संशोधन है, उस संशोधन में प्रथम पैरा में समाजवादी, तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष, तो पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है, और अखंडता शब्द जोड़ा गया है, अखंडता शब्द जोड़ा गया है और अखंडता। समाजवादी पंथ निरपेक्ष पहले पैरा में जोड़ा गया है और अखंडता शब्द 6वें पैरा में जोड़ा गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आप समझ लिए कि जो बाह्य और आंतरिक किसी भी देश के अधीन नहीं है, भारत स्वतंत्र है अपनी नीतियां बनाने में। समाजवादी का मतलब आप समझ लीजिए, और पंथ निरपेक्ष का। देखिए समाजवाद का मतलब है जितना भी उत्पादन के साधन है उस पर सरकारी नियंत्रण होना। जब यह नियंत्रण अत्यधिक कठोर होता है तब इसको कहते हैं साम्यवादी समाजवाद, और जब वो अत्यंत लचीला होता है तो उसे कहते हैं लोकतंत्रात्मक समाजवाद। भारत ने बीच का रास्ता अपनाया है, मतलब मिश्रित समाजवाद भारत में है, ना बहुत कठिन ना बहुत लचीला। अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि भारत का कोई राजधर्म नहीं, किस हर धर्म में वो तटस्थ है, हर धर्म को वो समान भाव से देखता है। एक शब्द है और लोकतंत्रात्मक। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लोगों का तंत्र है, जनता का शासन है, इसीलिए लोकतंत्रात्मक शब्द आया है। एक शब्द है गणराज्य, ये आपसे कई बार पूछा गया है। गणराज्य का मतलब ये है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा, ना कि मनोनीत। जैसे कि ब्रिटेन की महारानी वो निर्वाचित नहीं है, परंतु हमारा राष्ट्रपति अभी द्रौपदी मुर्मू का 15वीं द्रौपदी मुर्मू का जो है निर्वाचन हुआ। तो कहने का मतलब साफ साफ ये है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा, ना कि मनोनीत। अगली चीज, ये पहला खंड था जिसमें मैंने उन शब्दों को समझाया जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर से एक बार समझ लीजिए, हम भारत के लोग का मतलब है विद द पीपुल ऑफ इंडिया, यहाँ जनता में शक्ति है। दूसरा शब्द है प्रभुत्व संपन्न, मतलब यह है भारत अपनी आंतरिक और बाह्य सारी नीतियों में स्वतंत्र है। तीसरा शब्द है समाजवाद। मैंने आपको समाजवाद बताया, जो अत्यधिक कठोर है वो साम्य समाजवाद है, जो अत्यधिक लचीला है वो लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। भारत ने बीच का रास्ता अपनाया। पंथ निरपेक्ष का मतलब भारत का कोई राजधर्म नहीं है और भारत सभी धर्मों में तटस्थ भाव से समान रहता है और हर धर्म की यहाँ पर जो है संविधान में मान्यता है। मान्यता का मतलब यह है हर धर्म को समान भाव से देखने की बात कही गई। लोकतंत्रात्मक का मतलब है लोगों का तंत्र है, जनता का शासन है। गणराज्य का मतलब है राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना कि मनोनीत। तो ये शब्द पहला खंड में आपको याद रखना। उद्देशिका में एक संशोधन हुआ 42वां, समाजवादी पंथ निरपेक्ष पहले वाले में, और 6वें पैरा में और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो पहला खंड आपका बनके तैयार है। अब दूसरा खंड मैं लिखता हूं और उसको समझाता हूं। देखिए, जो दूसरा खंड है उद्देशिका का, वो क्या कहता है? उद्देशिका का दूसरा खंड ये कहता है तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक
तो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, और उपासना की स्वतंत्रता, की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर, व अवसर की समानता या समता, की समानता या समता प्रदान कराने हेतु, प्रदान कराने हेतु, कराने हेतु तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ये दूसरा खंड है। अब आप समझिए इसमें शब्द जो जो हैं उसका अर्थ समझिए। देखिए भैया, न्याय कितने प्रकार के हैं अगर आएगा तो 3 प्रकार के हैं। कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सबसे ज़्यादा इसी खंड से क्वेश्चन आते हैं हाथ में कि न्याय कितने प्रकार के दिए हैं, तो 3 प्रकार के दिए हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। स्वतंत्रताएं कितनी प्रकार की हैं, तो 1, 2, 3, 4 और 5। स्वतंत्रता कितनी प्रकार की, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। समता, समानता कितने प्रकार की हैं, तो 2 प्रकार की हैं, प्रतिष्ठा व अवसर की, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता है। तो कुल मिला के 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता या समानता हमारी उद्देशिका देती है। आपसे डायरेक्ट पूछा गया है, 16 में पूछा गया था पीसीएस में, आप इसमें ध्यान रखिएगा। 16-17 पीसीएस में पूछा गया है और किसी भी एग्जाम में ये आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता उपलब्ध कराती है कौन? उद्देशिका। अब तीसरा खंड लिखते हैं। अपनी इस संविधान सभा में, जो आखिरी में लिखा है, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, शुक्ल सप्तमी, सप्तमी और संवत 2006 विक्रमी, संवत 2006 विक्रमी, विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, और आत्मार्पित करते हैं, और आत्मार्पित करते हैं। तो आत्मार्पित करते हैं। अब आप समझिए भैया बहुत ध्यान से। 26 नवंबर 1949 को मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया, 15+1 अनुच्छेद लागू हुए, इसीलिए संविधान दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को। अब आप समझिएगा, संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान को क्या किया गया? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। कहीं भी शब्द लागू नहीं लिखा है। इसका मतलब यह है कि संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। अगर पूछे कि 26 नवंबर को क्या हुआ, तो आप लगाएंगे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। किया गया, कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। यह चीज़ ध्यान रखना। तो पूरी उद्देशिका यह है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ये पहला और आखिरी वाला खंड मैं पढ़ रहा हूँ अपनी संविधान सभा में। बीच वाला खंड क्या है? मैंने आपको बताया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता प्रदान कराने के लिए। तो 3 खंड में मैंने पहले खंड से मेन चीज़ें निकाली, जिसमें मैंने आपको शब्दों का अर्थ बताया। दूसरे शब्दों में मैंने बताया कि कितने प्रकार की न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं और कितने प्रकार की समताएं दी हैं। और तीसरे खंड में बताया कि 26 नवंबर 1949 की जो तिथि है, उस दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। पूरे संविधान उद्देशिका का अगर हमें निकालना है मेन पार्ट, तो मैंने निकाल लिया है। इस तरीके से आपको उद्देशिका को तो पहले रीड कर लेना है। अब जो इसका दूसरा खंड है कि जो न्यायालय ने इस पर जो वाद विवाद हुए न्यायालय में, वो भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वो भी कर लेते हैं। देखिए, उद्देशिका पर
जो विवाद शुरू हुए वो सबसे पहले आपको याद रखना है इनरी बेरूबारी मामला। इनरी बेरूबारी मामला, बेरूबारी मामला, इनरी बेरूबारी मामला। ये मामला कब का है? 1960 का है। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में क्या कहा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे लिखता हूं मैं, सर्वोच्च न्यायालय को। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। उद्देशिका किसका अंग नहीं है? संविधान का। ध्यान से समझिएगा, संविधान का अंग नहीं है, अंग नहीं है, नहीं है। दूसरी चीज उसने क्या कही? दूसरी चीज उसने कही कि जहां पर संविधान की भाषा, जहां संविधान की भाषा संदिग्ध है, की भाषा क्या है? संदिग्ध है, संदिग्ध है, वहां पर उद्देशिका का प्रयोग संविधान निर्माण किस आशय से किया गया या किस उद्देश्य से किया गया ये जानने के लिए किया जा सकता है। मतलब संविधान को जानने की कुंजी है, सिर्फ संविधान को जानने की कुंजी है। तो जानने की कुंजी बताई गई इस वाद में, कुंजी है। इस वाद में क्या निकल के आया कि संविधान, उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, और जहाँ पर संविधान की भाषा संदिग्ध लगती है वहाँ पर यह बात जान लेना कि हमारा संविधान किस उद्देश्य से बनाया गया है। आप जो है निर्वाचन में इसकी सहायता ले सकते हैं, इसके आधार पर निर्वाचन नहीं कर सकते। मतलब निर्वाचन मतलब न्याय नहीं कर सकते। तो जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध है वहाँ सिर्फ जानने का एक साधन है हमारी उद्देशिका। ये बात किसने कही? 1960 के इनरी बेरूबारी मामला, कि पाकिस्तान संघ को दिया जाए ये क्षेत्र की नहीं, बंगाल का क्षेत्र था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्लियर बात? अब यहाँ दूसरा एक वाद आता है 1973 का, केशवानंद भारती बनाम भारत राज्य। बहुत फेमस वाद है। अभी जब आपको अनुच्छेद में पढ़ाऊंगा तो आप उस पर मैं बात करूंगा। केशवानंद भारती वर्सेज इंडियन यूनियन या फिर भारत संघ, वर्सेज भारत संघ। इस मामले में क्या था? इस मामले में 1973 का मामला है ये। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। इसका मतलब है अपने ही निर्णय को उलट दिया सर्वोच्च न्यायालय ने। उद्देशिका संविधान का क्या है? अभिन्न अंग है। तो अभिन्न अंग है, परंतु न्याय योग्य नहीं है। इसके आधार पर न्याय नहीं किया जा सकता। संविधान का अभिन्न अंग उसने मान लिया। इसका मतलब यह है कि उद्देशिका का अभी भी प्रयोग किसमें किया जा रहा है? जानने की कुंजी के रूप में किया जा रहा है। यह बात केशवानंद भारती वाद में कही। एक बात और कही इसमें कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। इसी वाद के बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 कर एक बार मात्र उद्देशिका में संशोधन किया गया था। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे 1976 में। तो उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, परंतु उस भाग का नहीं जो मूलभूत ढांचा है। मतलब मूलभूत ढांचे को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। आप पेंटिंग करा लो कमरे की, ठीक, परंतु आप कमरे को तोड़कर इधर से उधर नहीं कर सकते। मतलब मूलभूत ढांचे में परिवर्तन आप नहीं करोगे, आप सिर्फ संशोधन कर लो और चीज़ों में संशोधन आप कर लो, मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो उद्देशिका का लोकतंत्रात्मक है ये व्यवस्था बदल दो, ये नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है परंतु मूलभूत ढांचे का नहीं। इसीलिए कहते हैं कि किस वाद में मूलभूत ढांचा निकल के आया, तो आप लगाएंगे कि केशवानंद भारती वाले वाद में मूलभूत ढांचा निकल के आया। यह बात केशवानंद भारती में कही गई 1973 में। तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद एक वाद आता है SR बॉम्बई का 1993 का। तो मैं लिखता हूँ SR बॉम्बई की जो वाद है, SR बॉम्बई का जो वाद है, उस वाद में ये बात कही गई 1993 का। उसमें ये बात कही गई भैया, उसमें ये बात कही गई, वी रामास्वामी थे उस वक्त, न्यायाधीश। तो उसमें ये बात कही गई कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो वही बात जो केशवानंद में कही थी वही बात इन्होंने भी दोहराई, संविधान का अभिन्न अंग है। ये बात SR बॉम्बई वाले वाद में अभिन्न अंग है। ये बात SR बॉम्बई वाले वाद में भी कही गई।
वी रामास्वामी के द्वारा। एक और वाद हुआ था 1967 में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इस वाद में क्या कहा गया? इस वाद में न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला जी ने, ये एकमात्र ऐसे न्यायाधीश रहे हैं जो हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं, तो हिदायतुल्ला जी ने एक बात कही कि उद्देशिका जो है, उद्देशिका को उन्होंने क्या कहा है? मूल आत्मा कहा है। उद्देशिका को किसने कहा है? हिदायतुल्ला ने कहा है। किस वाद में? गोलकनाथ वर्सेस पंजाब में। परंतु अगर आ जाए संविधान की आत्मा, भीमराव अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को भी कहा है। तो अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को कहा है और हिदायतुल्ला जी ने उद्देशिका को मूल आत्मा कहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और कही गई के.एम. मुंशी के द्वारा, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी के द्वारा। उन्होंने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। जन्मपत्री, इसका मतलब क्या है इंग्लिश में? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। किसने कहा? तो आप लगाएंगे के.एम. मुंशी ने कहा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इस वाद में के.एम. मुंशी ने कहा था उद्देशिका को। तो ये वो वाद हैं जिसके आधार पर उद्देशिका जो है वो आपकी निकल के बाहर आई। आज उद्देशिका की स्थिति यह है कि उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसके आधार पर न्याय नहीं किया जा सकता। संशोधन किया जा सकता है परंतु ऐसा नहीं जो मूलभूत ढांचे को परिवर्तित करे। इसके अतिरिक्त उद्देशिका संविधान को जानने की कुंजी है कि हमारा संविधान किस परिप्रेक्ष्य में बनाया गया। और उद्देशिका मैंने आपको पढ़ाई तीनों खंडों में कि 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता देती है। उद्देशिका हमें यह बताती है कि हमारा संविधान किस उद्देश्य से बना है। इस उद्देश्य में भले ही उतार चढ़ाव कितने भी आए हों पर उसके बाद भी संविधान हमारा अटल रहा है और उसी संविधान ने हमें समय समय पर बचाया भी है। तो कुल मिला के कहने का मतलब साफ साफ यह है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाले वाद में हिदायतुल्ला ने मूल आत्मा कहा है किसको? उद्देशिका को। जबकि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहा है? वो संविधान की आत्मा कहा है। तो आपको इसको याद रखना है। ये उद्देशिका के वो पार्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो मैंने आपको पहले चरण में, इस वीडियो में पहले, दूसरे, तीसरे चरण में उद्देशिका पढ़ाई, फिर मैंने आपको वाद पढ़ाए मेन। आपको जो है इसको पढ़ लेना है। आप चाहें तो इसको लिख सकते थे, अगर नहीं लिख पा रहे हैं साथ साथ में तो आप 2 से 3 बार इसको देख लीजिएगा। मैं फिर बता दूं, ये स्कॉलर एकेडमी की ऑनलाइन सीरीज चल रही है जिसमें आपको मैं राहुल सिंह हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट के वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूँ। इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मैथ के, बायो के और हिंदी के जो वीडियो हैं वो अन्य टीचरों के द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। आप लगातार, आप चाहें तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।